तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी मेंस 2021-22 जो कि आपका फॉरेस्ट का है। फॉरेस्ट की मेंस की क्लास हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए, जो पेपर 2 होता है जिसमें आपका फॉरेस्ट्री आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ, और साथ ही साथ में कुछ एमपी की जनजातियाँ वगैरह आती हैं। तो पेपर 2 जो है उसकी तैयारी हम यहाँ पर कराने वाले हैं। तो आज हम यहाँ पर लेकर के आए हैं फिजिक्स, जो कि एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन थोड़े से टफ होंगे क्योंकि आपको पता है आप मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, फॉरेस्ट मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, तो पेपर थोड़ा सा आपको हाई लेवल का देखने को मिलेगा। ठीक है, आज हम यहाँ पर मापन वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं फॉरेस्ट के मेंस में और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका सहयोग रहेगा तो लगातार ऐसी क्लासेज जो प्रैक्टिस सेट है वो आपके पास में आते रहेंगे और पेपर 2 के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम केमिस्ट्री का एनसीईआरटी लेकर के आएंगे, उसके बाद बायोलॉजी का एनसीईआरटी लेकर के आएंगे और कोशिश करेंगे कि फॉरेस्ट्री का भी आपको प्रैक्टिस करा सकें। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, यूडियोमीटर किसका मापन करता है। आपको ये पता होना चाहिए जो नॉर्मल प्रश्न होते हैं वो आपके मेंस के एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। अगर मापन से भी प्रश्न पूछा जाएगा तो अच्छे लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा। तो यूडियोमीटर इनमें से किसका मापन करता है। वायुमंडलीय दाब का, समय का, गैस के आयतन का या फिर समुद्र की गहराई का। किसका मापन यूडियोमीटर के द्वारा किया जाता है। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो सही आंसर है सी, यानी कि जो गैस का आयतन है उसका मापन यूडियोमीटर के द्वारा किया जाता है। तो बाकी के तीनों ऑप्शन का आंसर क्या हो सकता है वो भी आइए देख लेते हैं। तो जो वायुमंडलीय दाब होता है वो बैरोमीटर की मदद से मापा जाता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा। उसके बाद में अगर समय की बात करते हैं तो समय को क्रोनोमीटर से मापते हैं, तथा जो समुद्र की गहराई होती है वो समुद्र की गहराई को हम फैदोमीटर से मापते हैं, तथा समुद्र की गहराई को फैदम में मापते हैं। इकाई होती है फैदम और जो यंत्र होता है वो फैदोमीटर होता है। तो एक साथ में आपको चार यहाँ पर ऑप्शन, चारों ऑप्शन के आंसर आपको पता चल गए। तो हो सके तो आप नोट्स भी बनाते चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। यह प्रश्न पूछा गया आपके एमपीपीएससी फॉरेस्ट 2018 में। यह प्रश्न पूछा गया कि गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जाता है। श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को, समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध को, श्रेणी क्रम में अल्प प्रतिरोध को या फिर समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध को। अगर हमें गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलना है तो इसमें किस गैल्वेनोमीटर को किस क्रम में जोड़ेंगे। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है ए, यानी कि श्रेणी क्रम में अगर उच्च प्रतिरोध को गैल्वेनोमीटर के साथ में हम जोड़ देते हैं तो वो आपका वोल्टमीटर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में अगर उच्च प्रतिरोध को गैल्वेनोमीटर से जोड़ करके वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि अगर समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध को गैल्वेनोमीटर से जोड़ेंगे तो वो अमीटर में परिवर्तित हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए कि अमीटर कैसे बनाएंगे। तो अमीटर बनाने के लिए आपको समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध को गैल्वेनोमीटर से जोड़ना होगा, तो आपका अमीटर तैयार हो जाएगा। और अगर आप गैल्वेनोमीटर में श्रेणी क्रम में अगर उच्च प्रतिरोध को जोड़ देते हैं तो गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, ठीक है, ये देखिए। अब इसके साथ में अगर आप श्रेणी क्रम में यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस यानी कि उच्च प्रतिरोध को अगर यहाँ पर जोड़ देते हैं तो ये आपका वोल्टमीटर में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है क्योंकि ये परिवर्तन वहाँ पर पूछा जाता है और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सिंपल प्रश्न आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे क्योंकि इस बार कंपटीशन हाई लेवल का है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके लाइक की संख्या, आपके कमेंट की संख्या, आपके शेयर की संख्या ही यह बताएगी कि आगे हमें यह सीरीज कंटिन्यू रखनी है या फिर नहीं रखनी है। चलिए अगला प्रश्न है, सेक्सटेंट उपकरण का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है। चिकित्सकीय उपचार में, नौ संचालन में, जन्म नियंत्रण में या फिर स्त्री रोग विज्ञान में। बताइए जो सेक्सटेंट उपकरण होता है उसका प्रयोग इनमें से किस में होता है। आइए आंसर देख लें। तो सही आंसर इसका बी, यानी कि नौ संचालन में सेक्सटेंट उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इस उपकरण का नाम देख करके आपको लगेगा या तो ये चिकित्सकीय उपचार में होगा या फिर स्त्री रोग विज्ञान में होगा, लेकिन इसका सही आंसर है कि जो नौ संचालन होता है तो नौ संचालन में इसका प्रयोग किया जाता है। अब कैसे किया जाता है आइए वो भी हम आपको बता देते हैं। तो सेक्सटेंट उपकरण का प्रयोग अक्षांश और देशांतर रेखाओं की मदद से, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की मदद से नौ का जो संचालन होता है, जो आपके नेवी वाले जो जहाज होते हैं उनका संचालन सेक्सटेंट की मदद से किया जाता है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का मतलब यूज करके। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, ऐसा उपकरण जिसका उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि कोई वस्तु आवेश ले जा रही है या फिर नहीं। देखिए प्रश्न बड़ा सिंपल सा है, लेकिन घुमा करके आपसे पूछा है। देखिए, ऐसा उपकरण जिसका उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि कोई वस्तु आवेश ले जा रही है या नहीं। सिंपल प्रश्न ये पूछ रहा है कि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, यानी कि धारा प्रवाहित हो रही है या फिर नहीं हो रही है, इसका पता हम किस यंत्र से लगाएंगे। लेकिन इतना घुमा करके पूछा है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगी कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो बस आपसे ये पूछना चाह रहा है कि इसमें करंट बह रहा है कि नहीं बह रहा है, ये पता हम कैसे लगाएंगे। इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से, माइक्रोस्कोप की मदद से, एनीमोमीटर की मदद से, या फिर हाइड्रोमीटर की मदद से। चार ऑप्शन है, चारों के बारे में आपको बताएंगे। पहले इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से पता करेंगे कि किसी वस्तु में आवेश जा रहा है या नहीं। आवेश जाने का मतलब क्या है, आइए समझ। देखिए, अगर किसी वस्तु में आवेश जा रहा होगा यानी उसमें इलेक्ट्रॉन जो है प्रवाहित हो रहे होंगे, उसी को तो आवेश कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन से ही आप ध्यान रखते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं तो पता कैसे चलेगा, इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवाहित हो रहे हैं या फिर नहीं प्रवाहित हो रहे हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। तो अगर माइक्रोस्कोप की बात करें तो सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग होता है, आपको पता ही है। एनीमोमीटर का प्रयोग हवा की गति मापने के लिए, हवा किस स्पीड से चल रही है उसका प्रयोग पता करने के लिए एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। वही हाइड्रोमीटर का प्रयोग जो है वो जल घनत्व को मापने के लिए, या फिर कोई भी तरल ऐसी वस्तु है जिसका घनत्व हमें मापना है तो हम हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। तीनों ऑप्शन आपको याद रखने हैं और आपको आंसर भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, किसी अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब एक ट्रिक देंगे जिससे आपको प्रकाश की तीव्रता पता चल जाएगी। तो किसी अज्ञात स्रोत द्वारा, यानी कि कहाँ से प्रकाश आ रहा है हमें नहीं पता, लेकिन प्रकाश की तीव्रता कितनी आ रही है ये पता करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। डायनमोमीटर, एमीटर, फोटोमीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देख लें। सही आंसर है सी। देखिए, अगर प्रकाश से संबंधित कोई भी बात आए और आपको ऑप्शन में फोटोमीटर या फिर फोटो ऐसा कहीं पर लगा दिख रहा है तो वही आपका आंसर होगा। चाहे प्रकाश की तीव्रता पूछे या प्रकाश से संबंधित कोई भी चीज़ पूछे, और अगर आपको ऑप्शन में फोटो लगा दिख रहा है, फोटो फोटो, तो समझ लीजिए वही इसका आंसर होगा। चलिए बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। तो प्रकाश की तीव्रता को फोटोमीटर में मापते हैं, जबकि जो आपका ये आपका डायनोमीटर है, ये डालना गलत हो गया यहाँ पर आप डायनमोमीटर कर लीजिए। जबकि जो आपका डायनोमीटर है, तो डायनोमीटर के द्वारा जो एनर्जी ट्रांसफर होता है उस एनर्जी ट्रांसफर को हम मापते हैं। ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफर कितनी स्पीड में हो रहा है वो हम डायनोमीटर की मदद से मापते हैं। ठीक है, और एमीटर से हम विद्युत धारा की गति को मापते हैं। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके क्लियर हो चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न, स्फिग्नोमैनोमीटर किसमें रक्तदाब को मापता है। देखिए, ये तो आपको पता है कि रक्तदाब अगर हमें मापना है तो हमें स्फिग्नोमैनोमीटर का यूज करना होगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न और डीपली पूछा है, क्योंकि ये आपका मेंस का एग्जाम है, तो मेंस में डीपली प्रश्न पूछेंगे कि जो स्फिग्नोमैनोमीटर है जो रक्तदाब मापता है वो किसमें रक्तदाब को मापता है, सिराओं में, धमनियों में, आंखों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक ऑप्शन तो आपका पहले से ही बाहर हो गया कि आंख तो इसमें होगा नहीं। ठीक है, अब या तो सिराओं में या धमनियों में। अब आपको ये पता होनी चाहिए कि सिराएं जो होती हैं, इन सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है ना, अशुद्ध रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली रहती है वो रक्त बहता है, जबकि धमनियों में जो है वो आपका शुद्ध रक्त बहता है। तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। और जो स्फिग्नोमैनोमीटर है वो शुद्ध रक्त को मापता है। ठीक है, तो शुद्ध रक्त कितनी स्पीड में जा रहा है ये स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा धमनियों में, क्योंकि धमनियों में आपका शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, तो सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि धमनियों में ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त बॉडी तक पहुंचता है, इसलिए स्फिग्नोमैनोमीटर धमनियों में रक्तचाप को मापता है। और मानव की जो बॉडी है उसका रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80 mm प्रति HG जो है वो आपका जो है मानव बॉडी का रक्तचाप होता है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि मानव बॉडी का रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80 जो है मानव बॉडी का रक्तचाप होता है। चलिए अगला प्रश्न, रक्तदाब का पता लगाने से संबंधित संवेदी ग्राही रिसेप्टर क्या है। यानी रिसेप्टर क्या होता है, जो ये पता लगाता है कि मतलब किस स्पीड से आ रही कोई चीज़। या रिसेप्टर का मतलब यही है कि ज्ञात करना, यानी कि हम क्या उससे पूछ रहे हैं, हम क्या कमांड दे रहे हैं, हम क्या जानना चाह रहे हैं, तो वो रिसेप्टर ही एक्सेप्ट करेगा, फिर उसके बाद ही बताएगा कि आप क्या जानना चाह रहे हैं। ठीक है, तो रक्तदाब का पता लगाने संबंधी संवेदी ग्राही रिसेप्टर कौन सा है, कीमो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, मैकानो रिसेप्टर, या फिर उपयुक्त सभी। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो सही आंसर सी, यानी कि मैकानो रिसेप्टर है। अगर हमें रक्तदाब का पता लगाना है तो कौन सा रिसेप्टर काम करेगा, मैकानो रिसेप्टर काम करेगा। चलिए कीमो रिसेप्टर की अगर बात करते हैं तो देखिए,
कीमो का मतलब कीमोथेरेपी कहाँ पर होती है? कैंसर का जो उपचार होता है, वो पर कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। तो जो कीमोथेरेपी होती है, कीमो रिसेप्टर होता है, वो ये पता लगाता है कि कोशिकाएँ कितनी तीव्रता से बढ़ रही हैं, तभी तो पता चलेगा कैंसर की स्थिति क्या है, ठीक है? वहीं अगर फोटो रिसेप्टर की बात करते हैं, तो फोटो हमने कहा था जहाँ भी फोटो आ जाए तो समझ लेना प्रकाश की बात की जा रही है। तो प्रकाश का जो रिसेप्टर होता है वो फोटो रिसेप्टर होता है। इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? तो मानव की जो रेटिना होती है उसमें फोटो रिसेप्टर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? क्योंकि रेटिना की मदद से हम पता लगाते हैं प्रकाश से संबंधित जो भी जानकारी हमको प्राप्त करनी होती है वो रेटिना की मदद से पता लगाते हैं। तो प्रश्न बन सकता है कि रेटिना में कौन-सा रिसेप्टर प्रयोग होता है? तो फोटो रिसेप्टर जो है वो मानव नेत्र की रेटिना में प्रयोग होता है, ये भी आपको याद रखना है और इस प्रश्न का आंसर हो गया मैकानो रिसेप्टर, ठीक है? देखिए, तो कीमो रिसेप्टर का प्रयोग कोशिकाओं की वृद्धि और फोटो रिसेप्टर का प्रयोग प्रकाश के उपयोग में किया जाता है। प्रकाश का पता लगाने में फोटो रिसेप्टर का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि रेटिना में कौन सा रिसेप्टर होता है और रेटिना में फोटो रिसेप्टर होता है, ये भी आपको याद रखना है। वीडियो पसंद आ रहा हो मेरे भाई, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। इस पर जितने व्यूज आएंगे उसी के अकॉर्डिंग हम ये सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। लास्ट में एक प्रश्न आपसे पूछने वाले हैं जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम स्क्रीनशॉट के साथ में आएगा। सिंपल सा प्रश्न होगा, किए गए काम को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? यानी कि आपने कितना काम किया है, कोई यंत्र तो होगा जो माप करके बताएगा कि आपने कितना काम किया है, तो उस यंत्र को क्या कहते हैं? यूडियोमीटर, एनीमोमीटर, हाइटोमीटर या फिर अर्गोमीटर? चारों ऑप्शन का आपको आंसर बताएंगे। पहले इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर डी यानी कि आर्गोमीटर की मदद से किए गए काम को मापा जाता है। चलिए, यूडियोमीटर कहें तो यूडियोमीटर गैस का आयतन बताता है, हमने पहले ही बताया था आपको। एनीमोमीटर वायु की गति बताता है, यह प्रश्न कई बार पूछा गया एनीमोमीटर वाला। अगर हाइटोमीटर की बात करते हैं तो वर्षा की मात्रा, कहीं पता नहीं इतनी वर्षा हुई, तमिलनाडु में इतनी वर्षा हुई, तो कैसे मापते हैं? तो हाइटोमीटर की मदद से वर्षा की मात्रा को मापा जाता है। याद रखिएगा, हाइटोमीटर बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में, ठीक है? और एनीमोमीटर लगातार पूछा जाता रहता है। आर्गोमीटर जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो आर्गोमीटर की मदद से हम कितना कार्य किया गया ये प्राप्त करते हैं, ठीक है? आपको एक सूत्र भी याद होगा कि एक अर्ग बराबर क्या होता है? तो एक अर्ग बराबर 10 की घात -7 जूल होता है। और जूल किसकी इकाई होती है? तो जूल कार्य की इकाई होती है। यानी कि कितना कार्य किया है हम अर्ग में मापते हैं। तो और अर्ग को किस यंत्र के द्वारा मापते हैं? तो अर्गोमीटर की मदद से हम इसको मापते हैं। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में कौन सी एक अदिश राशि है? अदिश सदिश से संबंधित लगातार प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा आपके फॉरेस्ट मेंस में अदिश और सदिश से संबंधित, ठीक है? चलिए, भार, आवेग, यंग का मापांक या फिर त्वरण? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी यानी कि जो यंग का मापांक है ये एक अदिश राशि है, बाकी की तीनों जो है वो एक सदिश राशि है। आइए सूत्र देख लेते हैं। तो भार का सूत्र होता है वेट बराबर एम इंटू जी होता है। देखिए, ऐसी वस्तु जिसका परिमाण एवं दिशा वो दोनों है अगर उस वस्तु में, तो याद रखिएगा वो आपकी सदिश राशि होगी। तो जो भार होता है उसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स भी उसमें होता है, ठीक है? अगर आवेग की बात करते हैं तो आवेग बराबर एफ इंटू टी होता है, तो ये भी आपका क्या हो गया? सदिश राशि हो गई। त्वरण की बात करें तो त्वरण का सूत्र होता है भी माइनस यू अपॉन टी, तो इसमें भी दिशा है, तो ये भी आपकी सदिश राशि हो गई। जबकि यंग के मापांक में दिशा नहीं होती है, इसलिए ये जो है आपका एक अदिश राशि हो जाता है। चलिए, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया, ठीक है? और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आपके एमपी फॉरेस्ट में मेंस में पूछा जा चुका है। बड़ा सा प्रश्न आपको दिया जाएगा, किसी प्रणाली पर लगाए गए बाहरी बल द्वारा उस प्रणाली को या एक प्रणाली के द्वारा किए गए ऊर्जा के यांत्रिक स्थानांतरण को क्या कहते हैं? बड़ा घुमा करके प्रश्न पूछा, लेकिन प्रश्न बहुत ही सिंपल है, जरा ध्यान से पढ़िए। किसी प्रणाली पर लगाए गए बाहरी बल, यानी कि हम बाहर से जो फोर्स लगा रहे हैं, या उस प्रणाली को एक प्रणाली के द्वारा किए गए ऊर्जा के यांत्रिक हस्तांतरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन कार्य, बी शक्ति, सी तीव्रता, डी बल। आइए आंसर देखें। तो सही आंसर ए यानी कि उसे हम कार्य कहते हैं। अब जरा समझिए, देखिए देखिए, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी होता है, यानी कि कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है, ठीक है? तो 1 न्यूटन बल लगाने पर, देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई पत्थर रखा हुआ है, ठीक है? ये देखिए, अब हमने यहाँ पर 1 न्यूटन फोर्स लगाया, ठीक है? अब 1 न्यूटन बल लगाने पर कोई वस्तु 1 मीटर खिसक गई। कितनी खिसक गई? 1 मीटर खिसक गई। तो 1 जूल कार्य हो जाता है, ठीक है? 1 जूल कार्य हो जाता है, यानी कि जो कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। विस्थापन का मतलब कितनी दूरी से तक खिसकी, कितनी दूरी उसने तय कर ली, ठीक है? तो एफ बराबर बल इंटू विस्थापन होता है, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी होता है, और इसको जूल में मापते हैं, कार्य को जूल में मापते हैं, ठीक है? तो वही यहाँ पर पूछा जा रहा है, थोड़ा सा घुमा कर पूछा है कि बाहरी बल लगाने पर वो वस्तु अगर कहीं पर स्थानांतरित हो जाए, यानी उसका यांत्रिक स्थानांतरण हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कार्य कहते हैं। याद रखिएगा, प्रश्न थोड़ा सा घुमा करके पूछेंगे,
तो प्रश्न सिंपल भी आएँगे लेकिन थोड़ा-सा घुमा कर के आएँगे और एनसीईआरटी में ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके लिए, याद रखिएगा, ठीक है? अगर आप मतलब कि एक कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट हैं, आपको ये सीरियसनेस है कि हमें एमपी फॉरेस्ट निकालना है मेंस, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार हमारे साथ बने रहिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए एक प्रश्न है जो हमें आपसे पूछना है, जिसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, कल वाली वीडियो में आपका नाम भी जिससे देखने को मिल जाए, ठीक है? बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे सक्सेस जंक्शन के नाम से, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर हम आपको बाकायदा नोट्स वगैरह भेजते रहते हैं, वीडियो को लिंक भेजते रहते हैं, वीडियो का पीडीएफ भेजते रहते हैं, तो वो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।